तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पवन। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आप इस पार्ट को ही उतना प्यार देंगे और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIBF का पार्ट 3, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन जो कि न्यू पैटर्न बेस्ड हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको 40 क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ मैं करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, पार्ट 3 का 61 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाता है। करदाताओं का डेटा बैंकों से सीधे कर सूचना नेटवर्क यानी कि TIN में प्रवाहित होता है और TIN को कौन व्यवस्थित करता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पेक्षागार लिमिटेड, जो कि यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, RTGS के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि डैश रुपये है। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है 3 लाख रुपये, दूसरा है 10,000 रुपये और तीसरा है यहाँ पे 2 लाख रुपये और चौथा यहाँ पे आ जाता है 50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किया था, तो भाई लोग ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। तो आपका जो आंसर है वह यहाँ 2 लाख रुपये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 63, लेखांकन चक्र में सबसे पहले कौन आता है। तो फ्रेंड्स, जो लेखांकन चक्र होता है, जो आप लेखा जोखा करते हैं अपने व्यापार का, तो उस चक्र में सबसे पहले आपका कौन आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यापार लेखा तैयार करना। यानी कि जब आप व्यापार लेखा तैयार करेंगे तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट को डैश अवधारणा के बाद लेखा विधि समीकरण को पूरा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको दोहरा पहलू जो है उसके अवधारणा के बाद ही लेखा विधि समीकरण को पूरा करना चाहिए। तो आपका जो दोहरा पहलू आंसर है वह यहाँ पे 3rd नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा दोहरा पहलू। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 65, लाभ और हानि खाते में सभी अप्रत्यक्ष व्यय डैश होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो लाभ और हानि खाते हैं दोनों में अप्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं वह डेबिटेड होते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेबिटेड, जो कि यहाँ पे 1st नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, गैर लाभकारी संगठन में कुल देनदारियों पर कुल परिसंपत्ति की अधिकता को डैश कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है यहाँ पे विशेष कोष, दूसरा है बंदोबस्ती कोष, तीसरा है राजस्व निधि और चौथा है पूंजी कोष। तो जो आपका आंसर है वह हो जाएगा पूंजी कोष, जो कि यहाँ पे नंबर 4 पर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं डैश द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसका आपका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका जो आंसर है वो 2nd नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के धारा 37 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा ऋण स्थगन आदेश अधिकतम कुल कितनी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपने अपनी ज़मीन को मॉर्गेज करके बैंक से लोन लिया और किसी कारणवश आप बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं, तो इस मामले में बैंक आपकी जो ज़मीन जिसको मॉर्गेज किया हुआ है उसको नीलाम करेगी और अगर आप उस पर स्टे ऑर्डर लगाते हो तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा पैसा चुकाने के लिए। और अगर आप फिर भी 6 महीने के अंदर अंदर बैंक का पैसा नहीं चुका पाते हैं तो फिर भगवान भी आपकी ज़मीन को नहीं बचा सकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 महीना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारत में काम करने वाली विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लाभ का कितना प्रतिशत पार करने की आवश्यकता है। यानी कि जो भारत में विदेशी बैंक जो आई हुई हैं उनको कितना प्रतिशत पार करने की आवश्यकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20%, जो कि आपका यहाँ 3rd नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो अगला यहाँ पे आ जाता है, अर्थव्यवस्था में पैसे की कीमत और मूल्य स्तर के बीच डैश संबंध होता है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है सीधा, दूसरा है विपरीत और तीसरा है यहाँ पे अनुपातिक और चौथा यहाँ पे आ जाता है स्थिर।
तो जो आपका सही उत्तर है वह हो जाएगा विपरीत। तो आपका जो उत्तर है यहाँ सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है विपरीत। फ्रेंड्स, कई सब्सक्राइबर्स मेरे से बोलते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, आप सीधे PDF ही दे दिया करिए ताकि हम लोग पढ़ लें और उसको पढ़ के हम पास हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जिसको आप सुनते हैं वह आपको लंबे समय तक याद रहती है, लॉन्ग टर्म तक यह सुनी हुई चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और वीडियो से आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो बना के देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प अर्थव्यवस्था के प्रभावी राजस्व घाटे को सही ढंग से परिभाषित करता है। आपके सामने यहाँ 4 विकल्प आ जाएंगे, जिसमें से आपका सही जो है वह यहाँ थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जितने भी आपके ऑप्शन हैं वह मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ थर्ड नंबर जो है इसको पढ़ के जाना है कि यह राजस्व घाटा और पूंजीगत अस्तियों के निर्माण के अनुदान के मध्य के अंतर है। तो सिंपली आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है ताकि आप वहाँ एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपका आंसर है कोलकाता। कोलकाता शहर में सबसे पहले रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है वह स्थापित किया गया था। तो जो आपका आंसर है वह हो जाएगा कोलकाता, जो कि थर्ड नंबर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक फर्म रुपए के लिए मशीनरी खरीदता है 1/7/2019 को 1 लाख रुपए में और 31/3/2020 को मूल लागत पद्धति के तहत मूल्यह्रास 10% का शुल्क क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिर्फ आपको याद करके रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बदलता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7500 रुपीज़, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन यहाँ पे पढ़ते हैं, आय और व्यय अकाउंट आय का एक हिस्सा है जो फर्म की वार्षिक आय या व्यय को सकल या फिर शुद्ध लाभ या हानि के संदर्भ में निर्धारित करता है। दूसरा कथन यहाँ पे आता है, बैलेंस शीट उनके उपयोगकर्ताओं को एसेट और देयता संबंधी जानकारी प्रदान करके फर्म की सटीक वित्तीय स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो आपका कथन है वह सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है। तो जो आपका कथन है वो पहला नंबर जो है यह गलत है और सेकंड नंबर जो है सही है। तो आपका यह जो आंसर है यहाँ पे 4 ऑप्शन में थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो आप सिंपली इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यदि किसी फर्म का सक्रियता अनुपात 80% है और क्षमता अनुपात 120% है तो इसकी दक्षता अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है 80/120 × 100। आप सिंपली इसको यूज करिए और जो भी आपका आंसर आएगा वह हो जाएगा 66.67। तो आप इसको अपने रफ कॉपी में या फिर कहीं भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डेबिट जो आता है क्रेडिट जो निकलता है वह किस अकाउंट का नियम है। डैश अकाउंट का नियम है। तो फ्रेंड्स, यह रियल अकाउंट का नियम है जिसमें डेबिट आता है और क्रेडिट निकलता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रियल अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बैंकिंग में IBA का पूर्ण रूप क्या है। IBA का पूर्ण रूप जो है वह है इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो थर्ड नंबर पे आपका जो आंसर है वह देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारतीय दंड संहिता धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है। यानी कि 359 से 374 जो धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता की, वह किन कृत्यों से संबंधित है। तो आपका जो आंसर है वह हो जाएगा नंबर 4 में, जिसमें है अपहरण, प्रलोभन, जबरन वसूली, दास्ता और जबरन श्रम। यह जो कथन है यह 359 से लेके 374 के भारतीय दंड संहिता की धाराएं में शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कौन सा गलत है।
यानी कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है उसके प्रावधान के अनुसार कौन सा जो कथन है वह इसमें गलत है। तो आपको सिंपली सेकंड नंबर का जो यहाँ पे कथन है यह देख लेना है कि निर्दिष्टीकरण एक अनुबंध के निर्वहन का स्पष्ट तरीका है। यह आपका जो कथन है यह बिल्कुल गलत है, जो कि यह आपका सेकंड नंबर पर देखने को मिल रहा है, इसलिए यह उत्तर आपका जो है सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, चालू जमा खाते डैश के हकदार नहीं होते हैं। तो फ्रेंड जो चालू खाते होते यानी कि जो करेंट अकाउंट होते हैं उनमें हमें बैंक के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्याज, कि चालू जमा खाते जो हैं उनमें हम ब्याज के हकदार नहीं होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर एक क्वेश्चन भी आप स्किप कर गए तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बैंक इनमें से कौन सा लोन प्रदान नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो बैंक है वह क्रॉप के लिए लोन देता है, एजुकेशन के लिए भी लोन देता है और होम लोन भी देता है, लेकिन ड्रिंकिंग एंड गेमिंग यानी आपको ड्रिंकिंग करने के लिए और गेम खेलने के लिए यह लोन नहीं प्रदान करता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह नंबर 4 पर ड्रिंकिंग एंड गेमिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है पिन का पूर्ण रूप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह क्वेश्चन आप रिपीट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने इस वीडियो पे एक गिव अवे रखा है, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में 300 लाइक हो जाते हैं तो मैं विनर अनाउंस करूँगा, और कोई रैंडम 5 विनर को मैं 50-50 रुपये पेटीएम कैश दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए और 50 पेटीएम कैश जीत जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एनईएफटी की शुरुआत कब की गई थी। तो फ्रेंड्स एनईएफटी की शुरुआत सन 2005 में हुई थी, जो कि आपको यहाँ थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाए। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है वर्ष 2005। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निगरानी चरण के स्तर कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी निगरानी के जो चरण है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3। तो सिंपली आप इसको याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पीएमजेडीवाई कितने स्तंभों पर निर्मित है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वह कितने स्तंभों पर निर्मित है, कितने स्तंभों पर वह बनी हुई है। तो जो आंसर है वह हो जाएगा 6, जो कि आपको यहाँ 4th नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 86, बैंक एक संस्था है जिसे डैश से या फिर डैश को जमा राशियाँ स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। तो फ्रेंड्स बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे समाज या जनता के सभी सदस्यों को जमा राशियाँ स्वीकार करना और उधार देना होता है, ना कि समाज के मध्यम वर्ग या फिर समृद्ध वर्ग या फिर गरीब वर्ग के लिए नहीं होता है, यह सभी सदस्यों के लिए होता है। जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समाज या जनता के सभी सदस्यों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कारणों का वर्णन करता है। यानी कि इन सभी कथनों में कौन सा एक कथन है जो है बैंक के कार्यों का वर्णन करता है। तो चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना। तो फ्रेंड्स बैंक कोई भी एजेंट वसूली के लिए नियुक्त नहीं करता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। और दूसरा कथन यहाँ पे आता है जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विसम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना। तो फ्रेंड्स यह कथन भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा नंबर यहाँ पे आ जाता है कर भुगतान स्वीकार करना तथा उसे सरकार को भी प्रेषित करना। यह कथन आपका बिल्कुल सही है, यह बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपली आप इसको याद कर लीजिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला यहाँ पे आता है एस्क्रो सेवाएं, दूसरा है सुरक्षित अभिरक्षा सेवाएं, तीसरा यहाँ पे न्यायधारिता और उत्पादक सेवाएं, और चौथा यहाँ पे आता है स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में शामिल नहीं है। तो जो आपका विविध सेवाओं में शामिल नहीं है वह है नंबर 4, जिसमें लिखा है स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 89। आवर्ती जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका जो आंसर है वह हो जाएगा मांग जमा, जिसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 90। मियादी रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड मियादी चेकों में जो आपका कथन है वह कथन ऑप्शन नंबर 4 पे देखने को मिल जाएगा कि यह जारीकर्ता शाखा में ही देय होती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यह जारीकर्ता शाखा में ही देय होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है वर्तमान में भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पिछले पार्ट में गलत बता दिया था। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को सुधारने के लिए मैंने उस क्वेश्चन को इस पार्ट पे भी कवर किया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वर्तमान में भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो जो अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वह हैं निर्मला सीतारमण जी। तो सिंपली आपको जो आंसर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली इसको याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 92। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स मैंने इसको पिछले पार्ट में भी बताया था, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि जो नाबार्ड का फुल रूप है, पूर्ण रूप है, वह यहाँ पे है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप इसको याद करके रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है MGNREGS से अभिप्राय क्या है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि MGNREGS जो है उसका अभिप्राय है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि यहाँ 3rd नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको इसको याद करके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बिना किसी झिझक के यह उत्तर वहाँ पे लिख सको। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है आग, दूसरा है चोरी और तीसरा है सेंधमारी। तो जो सामान्य बीमा है, जनरल बीमा है जो, वह इन तीनों पे लागू होता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 है ई और एस का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपका आंसर जो है वह है आइदर और सर्वाइवर, जो कि 3rd नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वह है आइदर और सर्वाइवर है, जो कि 3rd नंबर पे यहाँ पे है। तो सिंपली आप इसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है NRI का अभिप्राय क्या है। तो फ्रेंड्स NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो कि आपको यहाँ 3rd नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको सिंपली याद करके चाहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है TDS का अभिप्राय क्या है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो आपका आंसर है वह 3rd नंबर पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि TDS का मतलब होता है स्रोत पर कर कटौती। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 98, जो कि है भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है यहाँ पे HDFC बैंक, और तीसरा यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फ्रेंड्स सिंपली आपका आंसर जो है वह हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह आप जानते भी होंगे क्योंकि इसकी शाखाएं भारत में सबसे अधिक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स मुद्रा कार्ड जो होता है वह एक डेबिट कार्ड होता है और वह सीधे बैंक द्वारा या MFI के माध्यम से जारी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है
और यह क्वेश्चन है, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है, यह किस प्लेटफॉर्म पर है? तो जो आपका मुद्रा कार्ड है वह रुपे प्लेटफॉर्म पर है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रुपे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप IAVF एग्ज़ाम पास करने के बाद बैंक BC के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप बैंक BC ले सकते हैं। और अगर आप अपने शॉप पर या फिर CSC सेंटर पर बैंक BC का काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।